नमस्कार। हमने इसके पहले के लेक्चर्स में शीत युद्ध को समझने की चेष्टा की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शीत युद्ध के विभिन्न जो घटनाक्रम थे उनको भी एक बार समझने की, उन परिस्थितियों को जानने की और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम शीत युद्ध के उस पूरे दौर को, पूरी व्यवस्था को एक बेहतर रूप में समझ पाए। हम जैसा कि जानते हैं कि शीत युद्ध की हम कोई निश्चित तिथि नहीं कर सकते निर्धारित। यह कोई ऐसा युद्ध नहीं था जो किसी राज्य ने किसी राज्य पर आक्रमण किया हो और हम उस तिथि को निश्चित कर लें। अपितु जैसे कि मैंने इसके पहले की भी जो लेक्चर्स में आपसे बात की थी, उसमें आपसे ये चर्चा की थी कि शीत युद्ध वास्तव में एक मानसिक युद्ध की तरह है, जो युद्ध मैदान पर न लड़कर मानव मस्तिष्क में लड़ा जा रहा है। अलग अलग राजनयिकों, अलग अलग विद्वानों का अपना ये मत है कि कोई इसे अच्छाई का युद्ध कह रहा है, कोई इसे मोरल क्रूसेड कह रहा है। जॉन फॉस्टर डलास इसको मोरल क्रूसेड के रूप में कहते हैं, नैतिक युद्ध के रूप में कह रहे हैं, धर्म युद्ध कह रहे हैं। कोई इसे जो है वो ये कह रहा है कि ये मानसिक द्वंद्व है, संघर्ष है। अलग अलग रूपों में इसको समझने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पे सामान्य रूप में हम ये समझ लेते हैं कि शीत युद्ध युद्ध वाली स्थिति न होकर के भी एक ऐसे तनाव की स्थिति है जिसमें कि राज्य एक मानसिक द्वंद्व की अवस्था में है, चरण में है, एक तनावपूर्ण स्थिति है। और कई अर्थों में, कई संदर्भों में यदि हम देखें तो ये शीत युद्ध की स्थिति है, यह वास्तविक युद्ध की स्थिति से ज्यादा खतरनाक स्थिति है। जो एक तनाव की स्थिति है, जो कि युद्ध की कभी भी एक स्थिति ला सकती है, एक जो ग्रीष्म युद्ध कह रहे हैं या वास्तविक युद्ध की स्थिति जो है कभी भी लाने की इसमें क्षमता है। और एक हमेशा एक डर, हमेशा एक भय जो मस्तिष्क में बना हुआ है कि युद्ध जो है कभी भी युद्ध में परिणित हो सकता है। हम जब शीत युद्ध की बात करते हैं तो हमने इसके बारे में बात की थी कि विंस्टन चर्चिल के, जो अमेरिका में उन्होंने एक भाषण दिया था फुलटन में, उस फुलटन भाषण में उन्होंने लौह दीवार की बात की थी, एक आयरन कर्टेन की बात की थी। अब कमोवेश, यद्यपि कि हम कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का यह मत है कि हम उसी दिनांक से या उसी तिथि से या उसके आसपास से हम इस पूरे शीत युद्ध को जान सकते हैं या उसकी एक सीमा रेखा मान सकते हैं। यद्यपि कि इसके जो घटनाक्रम है वास्तव में वही इस बात की ओर इशारा करते हैं, इंगित करते हैं कि शीत युद्ध की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसे एक स्नायु युद्ध, नर्व वॉर के रूप में देखते हैं। और निश्चित तौर पर ये पूरा एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसने पूरे विश्व को दो अलग अलग खेमों में, अलग अलग भागों में विभाजित किया। ये घटनाक्रम वास्तव में शीत युद्ध की उस अवधारणा को समझने के साथ साथ, जो मैं ये बात कह रहा हूं कि हमको इसकी निश्चित तिथि नहीं निर्धारित कर सकते हैं, उसके बारे में भी इंगित करता है कि हम केवल इसकी प्रकृति की पहचान कर सकते हैं कि यहां से ये शुरुआत हो गई। जैसे हम सामान्य रूपों में समझे कि किसी दो व्यक्ति के बीच में या दो जो परिवारों के बीच में यदि कोई चीज सतह पे आती है, कोई विवाद या कोई
बात सतह पे आती है, तो उसके पहले से ही मानसिक तौर पर एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास या तनाव या एक जो वातावरण का जो सृजन होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये समस्त जो वातावरण थे वे भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के उस कारक के रूप में दिखाई देते हैं, शीत युद्ध के उस परिस्थिति के लिए उत्तरदायी दिखाई देते हैं। हम जो प्रमुख तौर पे जिन घटनाक्रमों की बात कर सकते हैं या जिन घटनाक्रमों से इसको समझ सकते हैं, उसमें सबसे पहली स्थिति जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यद्यपि कि मित्र राष्ट्रों का अपना एक समूह था, लेकिन उनकी जो परस्पर वैचारिक वैमनस्यता थी वो एक बहुत बड़ा कारण थी। और अगस्त 1945 में परमाणु बमों के इस्तेमाल के साथ अमेरिका इसकी सार्वभौमिक घोषणा कर देता है। वो अपने शक्ति की स्थापना के लिए, अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए एक तरह से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो अमेरिका का जो परमाणु बमों का इस्तेमाल था वो कहीं ना कहीं उसके अपनी शक्ति स्थापना की घोषणा थी। और इस घोषणा के कारण एक और जो अविश्वास था वो और ज्यादा बलवती हो जाता है। दूसरा इसका इंपैक्ट या असर ये होता है कि अन्य जो राष्ट्र थे उनके अंदर भी इस परमाणु हथियारों को लेकर के या अपनी असुरक्षा के बोध को कम करने के लिए, अपनी शक्ति की स्थापना के लिए परमाणु हथियारों की एक कह सकते हैं कि उनके अंदर होड़ सी मच जाती है। उनको भी इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि शक्ति स्थापना के लिए परमाणु हथियारों का होना आवश्यक है। और इस अमेरिका के बाद जो सबसे पहला जो देश होता है वो सोवियत संघ, जो कि 1949 में परमाणु हथियारों का निर्माण कर लेता है और एक तरह से अमेरिकी सैन्य क्षमता को एक चुनौती प्रदान करता है कि अब सिर्फ अमेरिका ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं है, बल्कि सोवियत संघ भी अब परमाणु हथियारों से सुसज्जित है या वह भी उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है या उसके लिए वैश्विक तौर पर अपने आप को तैयार कर रखा है। सिर्फ सोवियत संघ ही नहीं बल्कि इसी होड़ को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन 1952 में, फ्रांस 1960 में तथा इसके बाद चीन 1964 में ये परमाणु हथियारों का निर्माण कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो N5 स्टेट्स के रूप में हम इनको जानते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, N5 जो उस NPT 1967 से पहले की जिनकी परमाणु हथियार जिन्होंने विकसित कर लिए थे या इनका निर्माण किया था, उनको हम एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व ने स्वीकार किया। यद्यपि कि इसके बाद भी अन्य देशों ने, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और कई अंतर्राष्ट्रीय फलक में यह भी माना जाता है कि इजराइल और ईरान भी परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र, लेकिन हम इनको N5 में कंसीडर नहीं करते हैं। जो N5 यानी जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनको रिकॉग्निशन है, वो ये 5 राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं। यानी एक तरह से विश्व में इस बात की घोषणा कर दी जाती है इन 5 राष्ट्रों के द्वारा कि ये यही परमाणु जो है शक्ति संपन्न राष्ट्र है और बाकी और लोग इसको न करें या इसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की वो आगे के बारे में हम बात करेंगे। कुल मिला के हमने इसमें देखा कि एक परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होती है। इसके साथ ही साथ
परमाणु हथियार के निर्माण एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में शीत युद्ध को बढ़ाने का, उसको एग्रीवेट करने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि दो साम्यवादी जो खेमे हैं या जो राष्ट्र हैं, सोवियत संघ और चीन, वो परमाणु शक्ति संपन्न है, और बाकी तीन जो अन्य राष्ट्र हैं वो पश्चिमी विचारधारा के समर्थक राष्ट्र हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों ही जो है वो उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थक राष्ट्र के रूप में परमाणु हथियार धारित करते हैं। दूसरी एक बात मैं यहां और जोड़ दूं कि इन N5 स्टेट्स को, जो 5 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार भी मिला हुआ है। परमाणु हथियारों के बाद जो दूसरा एक घटनाक्रम होता है वह होता है इजरायल की स्थापना। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी वादी जो शक्ति थी, जर्मनी में किस प्रकार से यहूदियों के प्रति अमानवीय अत्याचार होते हैं, और उसके हम विस्तृत विवरण में नहीं जाएंगे। और बहुत सारे यहूदी जो है जर्मन क्षेत्रों से निर्वासित हो जाते हैं, चले आते हैं। इस समस्या को लेकर के 1948 में यहूदियों के राष्ट्र राज्य के रूप में में इजराइल की स्थापना होती है, जो पश्चिमी देश इसकी स्थापना करते हैं और ये मानते हैं कि ये यहूदी जो भी समुदाय है या समूह है वो उसका राष्ट्र राज्य है। लेकिन इस निर्णय से अरब राज्य जो हैं, जो अरब के राज्य हैं, वो इससे खुश नहीं होते हैं और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो ये इजराइल का जो निर्माण होता है कुछ हिस्सों को लेकर के, और ये एक संघर्ष को जन्म देता है, अरब इजराइल संघर्ष। ये बहुत बड़ा फैक्टर भी शीत युद्ध के उसमें रहा कि जो पश्चिम एशिया की जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष जो है वो पश्चिम एशिया की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा था या बहुत बड़े खतरे के रूप में दिखाई देता है। ये पश्चिम एशिया का की समस्या हम इसको मान लें तो अरब इजराइल संघर्ष, और हम देखेंगे कि 4 युद्ध इस समस्या को लेकर के होते हैं। पहला 1948 में अरब इजराइल संघर्ष होता है। 1948 के बाद 1956 में भी अरब इजराइल संघर्ष होता है। इस 56 के बाद 1967 में अरब इजराइल संघर्ष होता है और फिर 1973 में भी अरब इजराइल संघर्ष होता है। और
इसमें स्पष्ट है, कहने की कोई बात नहीं है कि जो इजराइल का समर्थन जो पश्चिमी जो देश हैं, जो उदारवादी लोकतांत्रिक समूह है पश्चिमी क्षेत्र, वो इसका खुले तौर पे समर्थन करता है। और अरब जो देशों की, फिलिस्तीन की, वह कहीं ना कहीं सोवियत संघ उसका समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। और इन चारों ही युद्धों में इजराइल विजित होता है, इजराइल जीतता है और वो फिलिस्तीन के बहुत सारे गाजा पट्टी और तमाम क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन होता है जो पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में, पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जो अरब इजराइल संघर्ष है और फिलिस्तीन और जो इजराइल का संघर्ष देखने को मिलता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और ये पूरा का पूरा एक गुरिल्ला वार और लगातार जो युद्ध की स्थिति बनी रहती है। लेकिन 1970 के दशक में इस पश्चिम एशिया की शांति प्रक्रिया की बात शुरू होती है और यद्यपि की तनाव की स्थिति बनी रहती, लेकिन उसके बाद कोई युद्ध अरब और इजराइल या फिलिस्तीन इजराइल का उस तरह से सामने नहीं आता। तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन एक प्रयास वैश्विक स्तर पे होता है कि कैसे इस अरब इजराइल के इस द्वंद्व को और संघर्ष को कम किया जाए। इसका एक और जो पक्ष हमें समझना चाहिए कि इजराइल और फिलिस्तीन और अरब के बीच का जो संघर्ष है, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो यरूशलेम भी है। यरूशलेम इस अरब इजराइल या जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का जो संघर्ष का जो केंद्र है वो यरूशलेम भी है, जो एक पवित्र नगर है। और ये पवित्र नगर जो है वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, अपितु ये ईसाई, यहूदी और इस्लाम या मुसलमान धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र है। ये तीनों ही धर्मों का एक पवित्र नगर है और कहीं ना कहीं यरूशलेम पे इस संघर्ष को लेकर के ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा था इस संघर्ष का। और कहीं ना कहीं एक मान्यता थी कि जो इजराइल की स्थापना करके जो यहूदियों का नगर, यहूदियों का राष्ट्र राज्य की जो स्थापना है, वो कहीं ना कहीं ईसाई षड्यंत्र है इस इस्लामिक क्षेत्र में प्रवेश करके उसको अपने प्रभाव में लेने का या उसको अपने अतिक्रमण में लेने का। हम इस पे बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में दिखाई देता है। इसके साथ ही जो तीसरे बिंदु की जब हम बात करेंगे उसमें हम जानते हैं कि किन्हीं राज्यों का जो संबंध है वह उसमें जो उनका नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसके निर्णयों पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि वो राजनीतिक नेतृत्व कैसा है। इस राजनीतिक नेतृत्व का क्या विचार है, किस तरह की उसकी दृष्टि है और किस तरह का
वो सोच रखता है, इस पर भी किसी राज्यों के मध्य के व्यवहार हम देख और समझ पाते हैं। इसी क्रम में जो एक बिंदु है वो सोवियत संघ और अमेरिका के जो राष्ट्रपति या जो उसके नेतृत्व, जो उनका राजनीतिक नेतृत्व जो राष्ट्रपति के रूप में है, उसके बीच किस प्रकार के वैयक्तिक संबंध हैं, किस प्रकार से वो चीजों को परसीव करते हैं, देखते हैं, इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। हम इस बात को जानते हैं कि रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो काफी एक तरह से उदारवादी थे और उनकी ये दृष्टि नहीं थी, उनकी ये सोच नहीं थी कि हम यूरोप में अमेरिकी प्रभुत्व को उस रूप में स्थापित करें, बल्कि उनकी ये मंशा थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मजबूत केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की जाए और सारी वैश्विक व्यवस्थाएं कमोवेश उसके नियंत्रण या उसके प्रभाव में काम करें। स्टालिन जो कि सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा था, वो रूजवेल्ट के इस विचार से सहमत था और कहीं ना कहीं स्टालिन और रूजवेल्ट के संबंध जो है वो काफी बेहतर थे। और कहीं जब तक स्टालिन और रूजवेल्ट होते हैं, कमोवेश शीत युद्ध अपने उस स्थिति को नहीं पहुंचता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस या अन्य सम्मेलनों में जिस तरह की एक उनकी अपनी वैचारिक तारतम्यता रहती है, क्योंकि रूजवेल्ट की मंशा अमेरिका को एक ध्रुव के रूप में स्थापित करने की नहीं थी और इसके वाइस वर्सा, चूंकि स्टालिन भी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो उनकी भी मंशा इस तरह की नहीं थी कि वो संघर्ष को बढ़ावे दें। और यहां तक कहा गया रूजवेल्ट अपने अंतिम काफी बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी, वो याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि 4 फरवरी 1945 से 11 फरवरी 1945 के मध्य होता है, उस याल्टा जो कि क्रीमिया सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें भाग लेने जाते हैं और उन पे आरोप भी लगते हैं कि वो सोवियत संघ के समक्ष उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी, नेतृत्व क्षमता पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और अंततः जब अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है और ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, तो पूरे अमेरिकी नीतिगत मामलों में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। और हम देखेंगे कि अगस्त 1945 में, यद्यपि कि जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद, जो 8 मई 1945 को जर्मनी आत्मसमर्पण करता है, उसके बाद भी, और यह तय था कि जापान भी आत्मसमर्पण कर देगा अमेरिका अपनी शक्ति स्थापना के लिए, ट्रूमैन की जो पॉलिसी थी, यदि हम इसकी निष्पक्ष विवेचना करेंगे तो काफी हद तक ट्रूमैन की नीतियां भी शीत युद्ध के निर्माण के लिए या शीत युद्ध की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। उन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं जो है वो शीत युद्ध की एक अनौपचारिक सी घोषणा उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही शायद कर दी उस परमाणु बम के इस्तेमाल के साथ। तो हम इस बात को देखेंगे और पूरे शीत युद्ध के घटनाक्रम में मैं इस बिंदु को इसलिए भी रख रहा हूं क्योंकि हम पूरे शीत युद्ध के घटनाक्रम में ये देखेंगे कि जिस तरह से सोवियत संघ के जो नेतृत्व हैं या जो सोवियत संघ का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं और जो अमेरिका का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनकी दृष्टि कैसी है और किस तरह की वो राय वैश्विक विषयों के प्रति रख रहे हैं, ये सारे बिंदु
निर्धारित कर रहे हैं कि शीत युद्ध की स्थिति कैसी होगी, किस तरह से वो शीत युद्ध आगे प्रोग्रेस करेगा, या शीत युद्ध के जो विभिन्न घटनाक्रम है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो राष्ट्रों का जो नेतृत्व है वह उस व्यवहार के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। हम आगे के अपने लेक्चर्स में इस शीत युद्ध के घटनाक्रम के इस जो पक्ष हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित। धन्यवाद।